जियोपॉलिटिकल लेवल पे इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। इंडियंस के खिलाफ हिंदुस्तानियों के प्रति नफरत बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। डॉक्यूमेंट्री देखी, इंडिया द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्वास कीजिएगा दोस्तों, 3-3.5 मिनट के बाद मैंने ये वीडियो बंद कर दी, मुझसे देखी नहीं। ये क्यों बनाई है और क्यों पॉपुलर हो रही है? इंडियंस के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। इन्होंने अब ये प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुस्तानियों के खिलाफ। अब देखो, ये बात तो सच्चाई है कि हाइजीनिक नहीं है हम, कि भाई सबसे गंदी वाली कंट्री कौन सी है, तो 90% पीपल लोगों ने, अमेरिकन ने इंडिया का नाम लिया कि काफी गोरे इकट्ठे होके इंडिया में झाड़ू लेके सफाइयां कर रहे हैं गलियों में। अमृतसर की कुछ वीडियो थी, कुछ और शहरों की भी थी, आप गूगल कर लो। इंडिया में जितने भी लोग टूरिस्ट फॉरेन फीमेल्स जाती हैं वो इनसिक्योर फील करती हैं। तो सेक्स को लेके हमारे जो लोग हैं, ये क्यों, मैं इंडियन हूं, मुझे पता है, आंखों से देखने का नजरिया या टचिंग करने की, कि हम हिंदुस्तानी वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, वुमेन को, औरत को एक यानी कि एक इस्तेमाल वाली चीज समझते हैं। प्राइवेसी है या दूसरे का अधिकार है। इंडिया में जितने मर्जी आप जगराते होते हैं, नगर कीर्तन होते हैं, हर धर्म के, कोई एक में एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा। सड़कें ऐसे रोक लेते हैं हम लोग, दूसरे की परवाह ही नहीं। भैया जहां इंडियंस यहाँ पे रहते हैं वहां के गोरा अपना घर खरीदना नहीं चाहता, तो कहते हैं कि साल 2-2 साल तो इसमें से स्मेल नहीं जाती आपके अचारों की। पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो फेक न्यूज पैदा होता है वो इंडिया से पैदा होता है। ये भी सच्चाई है कि स्कैम्स का सेंटर है इंडिया। वहां पे कॉल्स करके अमेरिका के जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको फंसाते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूं जॉन, मेरे को कई बार कॉल्स आई। तो दुनिया में 2 ही पावर्स हैं इस टाइम, चाइना और अमेरिका। हमारी दोनों के साथ नहीं बन रखी। हम रोते हैं स्टॉक मार्केट नहीं चल रही। ओ भैया, दुनिया को नजर आ रहा है हम दुनिया में हेट के विक्टिम हैं इंडियंस। इंडिया में जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ सारा मिट्टी है, वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बड़े ध्यान से, शांति से, एकाग्रता से इस वीडियो को सुने। ये आपके और मेरे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक बात को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे इस दुनिया में आज के वक्त हो रहा है इंडियंस को लेकर पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर बात करूँगा। कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में इसके ऊपर रिसर्च की और काफ़ी इंफॉर्मेशंस ली मैंने। उसके बाद कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा, तो उसको ध्यान से सुनना। दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि लेटली पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। इंडियंस के खिलाफ एक माहौल जो बनना शुरू हुआ था कुछ देर पहले, उसमें बहुत तेज़ी आ गई है पूरे दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर तरफ हिंदुस्तानियों के प्रति नफरत बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। आप इंडिया में रहते हो, ये नहीं कि आप इंडिया में रहते हो और मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग है एज़ कंपेयर टू यू। नहीं, हम सब के लिए ये बड़ी कंसर्निंग है। दोस्तों, एक रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसका नाम है इंडिया द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
इंडिया द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये किसी नामालूम शख्स ने बनाई है और इसकी जो वॉइस है उसके पीछे आपने सुना होगा, एक डेविड एटनबरो होते थे। वो नेचर के ऊपर जो वीडियोस बनती थी ना, जानवरों के ऊपर, तो उनके लिए वो वॉइस अपनी देते थे। बड़ी उनकी प्यारी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ को एआई से यूज़ करके इस वीडियो के पीछे उनकी कमेंट्री लगाई हुई है इन्होंने। तो ओरिजिनली उनकी नहीं है एटनबरोस की, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ना इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। ये वीडियो दोस्तों, इसके बारे में इन्होंने इंडिया को इस तरह से पेश किया है, और सारी रियल उसमें वीडियोस नहीं है, उसमें इन्होंने एआई से जनरेट की हुई वीडियोस इतने गंदे तरीके से इंडियंस को पेश किया गया है। मैंने जब इसके बारे में सुनी बात और इसमें क्या है उसके बारे में सुना, तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैं इस वीडियो को देखूं। विश्वास कीजिएगा दोस्तों, 3-3.5 मिनट के बाद मैंने ये वीडियो बंद कर दी, मुझसे देखी नहीं गई, क्योंकि इतनी उसमें गलत बुरी चीज़ें इंडियंस के बारे में बताई गई थी कि अब मैं ज़ुबान पे भी लाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए। लेकिन ज़्यादातर उसमें एक शब्द यूज़ किया गया है, पाजीत। पाजीत वर्ड शायद उन्होंने इस्तेमाल किया है एक जानवर के लिए, और जैसे हम इंडिया में पाजी कहते हैं ना, शायद उससे ये लिया हो। पाजीत क्या करता है, पाजीत क्या करता है। तो उसमें हमें जो है ना गंदगी से जोड़ा गया है कि हम मल मूत्र बदबूदार गंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ये कोशिश की गई है जानवरों के नामों के ऊपर बता के। तो इसको दोस्तों इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, 2024 में आई थी, ठीक है। रिसेंटली कुछ वाइट सुप्रीमेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओडीसी हो गया, बिटशूट एक है, 4chan है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ये वीडियो बहुत चल रही है और हज़ारों नीचे कमेंट्स, और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, और लोग इसको सही में समझ रहे हैं कि ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो सही हैं। अच्छा, ये दोस्तों क्यों बनाई जा रही है, ये क्यों बनाई है और क्यों पॉपुलर हो रही है, इसके विषय में हम बात करेंगे। ये है एक प्रोपेगेंडा, इंडियंस के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। अगर हम आंखें मूंद कर बैठे रहें तो ये हमें पूरी दुनिया से अलग थलग कर देगा। ये ठीक है कि कुछ बातों में हमारा अपना भी कसूर है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं जो समझा हूं, ज़्यादातर ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट एक्टिव हुए हैं, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया है इन्होंने मिलके, तो इसका मेन कारण जो है ना, एक बुक 1973 में आई थी, नॉवल था, एक फ्रेंच एक राइटर थे जीन रेस्पेल, उन्होंने लिखी थी कैंप ऑफ द सेंट्स, कैंप ऑफ द सेंट्स 1973 में। उसके बारे में दोस्तों ये उसमें था कि, हालांकि मैंने वो बुक कभी नहीं पढ़ी है ऑनेस्टली, उसमें ये था कि किस तरह से इमिग्रेंट्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से आके फ्रांस में बस रहे हैं और यूरोप में, और किस तरह से वाइट जो लोग हैं उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं, वाइट्स की डोमिनेंस कम होती जा रही है। ये 1973 में उसने लिखी थी दोस्तों। तब तो ये बुक जितनी बिकी सो बिकी। अब रिसेंटली कुछ महीनों में इतनी ज़्यादा इस नावल की सेल हो गई है, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने लग गए हैं। उसमें जो बात उन्होंने रेज की है कि इंडियंस आर माइग्रेटिंग, जो इंडियन माइग्रेशन है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की,
उसमें बहुत बड़े पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेट करके पिछले 10, 20, 30, 40 साल में दूसरे मुल्कों में बस गई है, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह। तो यहाँ पे आके ये मेहनत करते हैं, पैसों की भूख हम इंडियंस को होती है, हमारे डीएनए में शॉर्टेज ऑफ मनी हमारे डीएनए में है, और पैसा कमाना है, तो बुरा भी नहीं है। हाई पेइंग जॉब्स पे भी हैं। अब अमेरिका में इंडियन सबसे ज़्यादा एथनिक ग्रुप हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले। नंबर 2 बहुत पीछे है हमारे से, चाइना नंबर 2 पे है। तो यहाँ के लोग अब जितने जागरूक होते जा रहे हैं कि उनको लगता है कि इंडियंस जो हैं यहाँ पे आके उनका पैसा, उनकी कंपनीज का पैसा कमा के, हाई पेइंग जॉब्स करके, तो अपना पैसा बना के और प्रॉस्परस होते जा रहे हैं, और इनकी जो डोमिनेंस है अमेरिका में कम होती जा रही है। स्पेशली जब ये लोग देखते हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ नाम ले दूं, जिनके सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं। शुरुआत होती है माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल, एडोबी, आईबीएम, पालो अल्टो, हनीवेल, माइक्रॉन, टी मोबाइल, फेडेक्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सीईओ भी इंडियन आने वाला है कुछ दिनों में। तो ये इतनी और बहुत सी कंपनियां हैं जिनके सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये जब टीवी चैनल्स के ऊपर आके बार बार इंटरव्यूज देते हैं, तो लोगों को यहां पे डर फैलना शुरू हो गया। और ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, राइट विंग के वाइट पीपल जो हैं, वो राइट विंग वाले वाइट पीपल, जो कि कुछ हद तक ट्रंप साहब भी उसी सोच के हामिल हैं, तो इन्होंने अब ये प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुस्तानियों के खिलाफ। और अब इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि प्रॉस्पेरिटी इंडियंस की हो जाए, तो फिर ये इंडियंस के नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनके ऊपर ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उनमें कुछ चीज़ें सच भी हैं। सबसे ज़्यादा ये उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं गंदगी से, कि हम इंडियंस जो है ना वो गंदगी के बहुत नज़दीक हैं। तो उसके लिए हम इंडिया वाले भी कई दफ़ा इंडियंस इन अमेरिका, कनाडा, यूरोप और इंडियंस इन इंडिया, हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी हद तक हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इस बात को साबित करने के लिए उनकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि हम, अब देखो ये बात तो सच्चाई है कि हाइजीनिक नहीं है, हम हाइजीनिक हम नहीं है। एक छोटे सी मैं जो होती है ना ये अमेरिका में एक वॉक पॉप होता है कि एक कैमरा लेके, माइक लेके बंदा स्ट्रीट के ऊपर लोगों से पूछने लग जाता है चीज़ें, कोई रैंडम, तो 150 लोगों से पूछते हैं चीज़। न्यूयॉर्क में ये हुआ रिसेंटली, उसकी मैंने वीडियो देखी है। उसने पूछा लोगों से, न्यूयॉर्क में जहाँ पे के माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लोगों से अक्सर कि भाई सबसे गंदगी वाली कंट्री कौन सी है, तो 90% पीपल, लोगों ने, अमेरिकन ने इंडिया का नाम लिया। तो ये उनको सिखाया तो नहीं गया होगा, तो उनसे पूछते ही, कईयों तो ऐसा है कि पूछते ही उनको इंडिया, अभी बात क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ तो इंडिया का नाम वो ले रहे थे। तो हम भी इंडिया जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी सफाई पसंद है इंडिया, ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। आपको शायद इसलिए ना मालूम हो क्योंकि आपने साफ सुथरी दुनिया नहीं देखी। जो लोग इंडिया से इन कंट्रीज में आते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, उनको मालूम है ये बात कि क्या डिफरेंस है, हम जिस तरह जीते हैं इंडिया में गंदगी से और बाहर क्या सिस्टम है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियोस देखी कि गोरे, पता नहीं किस देश के थे, मुझे याद नहीं, अभी रिसेंटली, कि काफ़ी गोरे इकट्ठे होके इंडिया में झाड़ू लेके सफाइयाँ कर रहे हैं गलियों में। अमृतसर की कुछ वीडियो थी, कुछ और शहरों की भी थी, इकट्ठे होके गोरे इंडिया की सफाई कर रहे हैं कि गंदगी बहुत उनको लग रही थी। तो ये जब विजुअल्स दुनिया में जाते हैं तो हमारा इमेज जो है ना, उनको मौका मिल जाता है हमारे बारे में ये बात करने का। अच्छा,
ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, ये उस सारी चीज़ों को नेगेट करता है जो हमने पिछले 50-60 सालों में बॉलीवुड ने दुनिया में, वहाँ तो बहुत खूबसूरती दिखाई जाती है। बॉलीवुड है, आपके गौतम बुद्धा हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन चीज़ों ने जो रेपुटेशन, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोगों ने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया की इमेज बनाई थी, वो पिछले कुछ सालों से वो धूमिल होनी शुरू हो गई है। तो हम अगर बात करें, एक तो गंदगी, दूसरा जो भी यहाँ के जो टूरिस्ट हैं इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे गंदे से लटों वाले बाबों की इंटरव्यूज करते हैं और कोई गाय का मूत्र पी रहा है। मतलब इन चीज़ों की जो वीडियोस दुनिया में जाती हैं, तो लोगों का ओपिनियन जो है ना, वो फिर सीईओज को भूल जाते हैं, वो इंडिया के लोगों के बारे में एक धारणा बनाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप गूगल कर लो, इंडिया में जितने भी लोग टूरिस्ट फॉरेन फीमेल्स जाती हैं, वो इनसिक्योर फील करती हैं। आप अगर गूगल करके देखो तो इनसिक्योरिटी फॉर वुमेन टूरिस्ट इन इंडिया काफ़ी हमारा लो रैंक है, ठीक है ना। तो सेक्स को लेके हमारे जो लोग हैं, ये क्यों, मैं इंडियन हूं, मुझे पता है कि इनका जो आंखों से देखने का नजरिया या टचिंग करने की कोशिश, आप किसी भी बीच में, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, थाईलैंड में बीच थी, वहां पे एक कोई रशिया की यूट्यूबर थी, उसके मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसको एक लड़का जबरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहा है और उसको बार बार वो मना कर रही है कि स्टे अवे स्टे अवे। तो वो बेंगलोर से और बॉम्बे से लोग थे जो इंडियंस थाईलैंड में गए हुए थे। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये, मैंने कसिनो में काम किया है 15 साल। तो कसिनो में हमारे, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अच्छा तो नहीं लग रहा बताते हुए, लेकिन हमारे एक धार्मिक संस्था से ताल्लुक रखने वाले 4-5 लोग थे, वो हमारे कसिनो में गैम्बलिंग करने के लिए आए, तो शराब पी रहे थे। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो मुझसे उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे शॉक लगा। उनकी मानसिक स्थिति का पता चला कि कैसे ये लोग सोचते हैं। मुझसे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि छोटे कपड़ों में लड़कियां, वेट्रेस वगैरह, कॉकटेल वेट्रेस और इधर उधर खूबसूरत लड़कियां जो हैं वहाँ कसिनो में काम करती हैं, तो उनके बारे में मुझे ये कहा उन्होंने कि यार आपने तो सब, मैं कहना भी नहीं चाहता वो बात, आपने तो ये सब के साथ कर रखा होगा, तो हमारा भी कुछ करा दो। मैं शॉक हो गया और मेरा दिल किया मैं थप्पड़ मुंह पे इनके मारूं। जिनकी वो बात कर रहे हैं वो एक परिवार वाली लड़कियां हैं, उनके बॉयफ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो जॉब कर रही हैं कसिनो में। तो ऐसी मानसिकता पाई जाती है। सच्ची बताऊं मैं आपको, जब मैं इंडियंस को किसी को भी कसिनो में अपने देखता था ना, हालांकि बहुत कम लोग आते थे कसिनो में इंडियंस, लेकिन जब भी मैं देखता था ना शराब पिए हुए, और मेरे पास 10-12 एग्जाम्पल है। तो वो मेरी एक कुलीग को कहने लगा, एक इंडियन आदमी था 65 साल का लगभग, मेरे साथ शादी कर लो, वो मेरे पास पैसा बहुत है, शराब पी रखी थी, ये देखो मेरे पास पैसा, ये मेरे पास। वो कहती मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। वो हंस के, हमारा तो कस्टमर सर्विस का होता है भाई, जो भी कस्टमर है उसके साथ अच्छे से बात करो। तो मैंने उसे दूर भेज दिया और मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार ऐसा आदमी, तू अपनी उम्र देख, अपनी शक्ल देख, और एक यंग वाइट लेडी को, हमारी कुलीग को, उसको इस तरह से। तो इसमें बात में तो सच्चाई है कि बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि हम हिंदुस्तानी वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, वुमेन को, औरत को एक, यानी कि एक इस्तेमाल वाली चीज समझते हैं। मैं सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा। अब जब हम किसी कंट्री के बारे में, किसी नेशनलिटी वाले लोगों के बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा हो, तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या बातें सच हैं, हम क्यों इन चीजों में पड़े हुए हैं। अच्छा, एक हमारे रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं ऐसे मतलब अजीबोगरीब हैं, यहां पे आके हम
मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा, यहाँ पे अमेरिका में आके आप नगर कीर्तन, जिसे हम धार्मिक जुलूस कहते हैं, सिख लोग निकालते हैं। युवा सिटी में 1 लाख बंदा सड़कों पे सारी सड़कें घेर लेते हैं। लॉस एंजलिस में मैं शुरू में जब आया तो मैंने एक देखा ये जुलूस, जो धार्मिक जुलूस चलता है। अरे भैया, सड़कों का ट्रैफिक आपने रोक दिया। एक गोरा दोस्त मेरे साथ था, वो कहने लगा यार ये क्या है, गतका खेल रहे हैं, कृपाने निकाल के ऐसे ऐसे सड़क के ऊपर कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारा कल्चर है तो ऐसी चीजें, गतका खेल रहे हो, तलवारें, ये इंडिया में करो। यहां पे आके कम से कम अपना ये मत दिखाओ। माफ करना, मतलब ये सच्चाई है कि हम दूसरे की जो प्राइवेसी है या दूसरे का अधिकार है उसकी तो चिंता करते नहीं। इंडिया में जितने मर्जी आप जगराते होते हैं, नगर कीर्तन होते हैं, हर धर्म के, कोई एक में एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, सड़कें ऐसे रोक लेते हैं हम लोग, दूसरे की परवाह ही नहीं। कोई एम्बुलेंस आ रही है, बंदा मर रहा है, कोई बात नहीं, हमने सड़क रोक के जगराता करना है सारी रात। अब लोग कितने परेशान हो इस बात। तो मतलब धार्मिक रिचुअल्स हमारे इतने, दिवाली होती है यहाँ पे डैलस में, कई जगह मैंने अमेरिका में देखा कि वीडियोस काफ़ी प्रचलित हुई कि दिवाली वाले दिन पटाखे, गंद, सारा उधर शॉपिंग मॉल में गंद करके घर चले गए और सुबह वो वीडियो लोग बना के डाल रहे हैं कि ये देखो, ये इंडियंस ये करते हैं। भैया, जहाँ इंडियंस यहाँ पे रहते हैं वहाँ के गोरा अपना घर खरीदना नहीं चाहता। और जो इंडियंस का घर है ना, अब ये सच्चाइयाँ बता दूं मैं आपको कि इंडियंस का घर हो ना जो, तो गोरा उसको खरीदता नहीं है। बहुत कई गोरे तो खरीदते ही नहीं है इस घर को कहते हैं कि साल 2-2 साल तो इसमें से स्मेल नहीं जाती आपके अचारों की। अचार की स्मेल आती है यहाँ पे, मसालों की स्मेल आती है, साल 2-2 साल वो स्मेल आपके घर से नहीं निकलती, इसलिए वो घर ही इंडियंस का नहीं खरीदते। तो ये कुछ ऐसी बातें, इनको वो अब जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, इनको आप बड़ी बना के पेश कर रहे हैं। अच्छा, हमें सुधरना चाहिए, इन चीजों को कम से कम उनको बारूद नहीं देना चाहिए। अब फेक न्यूज की फैक्ट्री है इंडिया, पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो फेक न्यूज पैदा होता है वो इंडिया से पैदा होता है। ये भी सच्चाई है। अब मैं एक और बात आपसे टच करना चाहता हूं जो पर्सनली मैंने देखा है, शायद इंडिया वालों को पता हो ना पता हो, लेकिन डिटेल में मैं बता दूं कि स्कैम्स का सेंटर है इंडिया। गाजियाबाद में, नोएडा में, कलकत्ता में, सूरत में, खास करके इन शहरों में, गुड़गांव में भी ऐसे कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं। उन कॉल सेंटर्स में हमारे बच्चे काम करते हैं। वहां पे कॉल्स करके अमेरिका के जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको फंसाते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूं जॉन, मेरे को कई बार कॉल्स आई, मैं तो पहचान जाता हूं एक्सेंट से 1 मिनट में कि ये जैक नहीं है या जेम्स नहीं है। तो वो उनको फंसाते हैं कि भैया हम अमेज़न से बोल रहे हैं, आपका ये इतने $435 का ये बिल आपका है, अगर नहीं है, उन्होंने नहीं, हमने तो नहीं खरीदा, अच्छा हम ठीक कर देंगे, कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं उनका, फिर उनको फंसा के उनसे कहते हैं कि इतना पैसे ज़्यादा जमा हो गए। अब यूट्यूब पे जाओ, ये पूरी स्टोरी मेरे को लंबी बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका में यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोस भरी पड़ी हैं जो इनका पर्दाफाश करते हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। आप रिसेंटली आपने हफ्ता 8-10 दिन हुआ है, देखी होगी एक वीडियो, गुजरात का लड़का है, उसको अरेस्ट कर लिया। $65,000 एक लड़की से, औरत से, बूढ़ी औरत से लेके भागने वाला था, तो पुलिस को रिपोर्ट कर दी बैंक वालों ने, तो पुलिस ने उसके ऊपर ट्रैप बिछाया और उसको पकड़ लिया। यंग लड़का है वो। तो ये इतना वाइड स्प्रेड अमेरिका में स्कैम कर रहे हैं, और जिन लोगों को पता चलता है, अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी एक पड़ोसन हमारी थी, उनके साथ चाय पी रहे थे, हम काफ़ी पी रहे थे, तो बात हो रही थी, तो उसने बोला कि मेरी माम जो है उसको भी मरते मरते बच्ची $10,000 उसका जाते जाते बचा, उसको भी उन्होंने इस तरह से फंसा लिया था। तो मुझे फ़ोन आया कि जेम्स स्पीकिंग वटएवर, तो इस तरह से कोई, तो मैंने कहा यार अपना सच्ची सच्ची नाम बता, असली नाम क्या है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा शर्म करो यार, तुम किस तरह के काम कर रहे हो, लोगों की सारी ज़िंदगी की जो बचत है, कमाई है बूढ़े लोगों की, वो आप खा जाते हो, उनसे फ्रॉड करके उनसे छीन लेते हो। उनको कहते हैं कि बॉक्स में, शूज़ बॉक्स में डाल के फलां जगह पे आप भेज दो। एक को सोना कितना था वो किसी, बहुत से इंसिडेंसेस भरे पड़े हैं। तो ये सारे इंडियंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है भैया। अब मैं इंडिया गवर्नमेंट को और आप लोगों को ये कहना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान में जो जगह जगह ये कॉल सेंटर फ्रॉड वाले बन रखे हैं, क्यों नहीं हम इनको बंद करते? और वो जो लड़का जिससे मेरे को फोन किया और मैंने उससे बात करी, तो मैंने कहा यार शर्म करो, तुम क्या करते? वो उसने पता क्या जवाब दिया? मैं नाम पता था उसको, मेरा नाम लेके बोलता है कि आप तो अमेरिका में चले गए और पैसों में खेल रहे हो खूब, तो हमने अगर समुंदर में से एक बाल्टी भर ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैंने कहा यार अगर तुम्हारी माँ हो बूढ़ी, उसकी सारी जिंदगी की कमाई कोई ले जाए फ्रॉड से, हेरा फेरी से, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो उसका जवाब पता क्या था? कहता साहब, मेरा नाम लेके बोलता है, साहब आप ना धंधे का टाइम है इस टाइम, तो कोई और मुर्गा फंसाने दो, आपसे मैं फिर किसी टाइम बात करूंगा। तो उसने ये कह के फोन रख दिया। मेरी आत्मा को छू गया। मैं कहा यार ये कैसे लोग हैं? ये मेरे हिंदुस्तानी लोग हैं। वो कहते हम तो अमेरिका नहीं आ सकते, कनाडा नहीं आ सकते, तो हमें भी तो अपना पैसा कमाना है। क्या हो गया अगर आपको लूट लिया? तो अमीरों को लूट लिया, क्या हो गया? ये रॉबिन हुड बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक रिसेंटली हमारी प्रो इजराइल जो युद्ध हुआ, गाजा में हुआ, तो सबसे ज्यादा एक्स जो है, अब ट्विटर जिसे कहते थे, उसकी जो पोस्ट है ना, जहां से भी ओरिजिनेट होती है उसका पता चल जाता है। तो इजराइल की फेवर में अगेंस्ट मुस्लिम्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ओरिजिनेट हुई, वो हुई इंडिया से। उस कारण से जो अरब मुमालिक हैं सारे, जो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अब मैं बता रहा हूं आपको कि इंडिया के खिलाफ जो हो रहा है, कुछ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ उनका षड्यंत्र है। तो हमें मिल के जुल के इस बात को अब सुलझाना है। तो देखो अरब वर्ल्ड सारा अब इंडिया के, एक धुरंधर फिल्म आई है, उसने कोई बहुत अच्छा नहीं, हमें तो बहुत अच्छी लगी, देखने में अच्छी लगी। अरे क्या आपको पता चलता है कि ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। पूरा अरब वर्ल्ड अब इंडिया के जो दोस्त था वो खिलाफ हो चुका है। अच्छा, अरब वर्ल्ड आपके खिलाफ हो चुका इजराइल की सपोर्ट के चक्कर में। अच्छा, अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है, वो आपके खिलाफ हो चुका है। वो उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है कि मोदी साहब के साथ ट्रंप साहब के क्या रिलेशन है और कैसे ये हालात बिगड़े, क्या हुआ। अच्छा, चाइना के साथ हमारी वैसे ही पहले से दोस्ती नहीं है। तो दुनिया में दो ही पावर्स हैं इस टाइम, चाइना और अमेरिका। हमारी दोनों के साथ नहीं बन रखी। हम रोते हैं स्टॉक मार्केट नहीं चल रही। और भैया दुनिया को नजर आ रहा है कि हमारे खिलाफ पूरी दुनिया का एकजुट हो चुके हैं सारे। उसका हमने एक, अब फिर बुरी लगेगी बात आपको, मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ हमने जो युद्ध किया, उसमें हमने क्या पाया? क्या पाया? एक भी मुल्क हमारी फेवर में नहीं खड़ा हुआ। पूरी दुनिया में से एक भी मुल्क ने हमें सपोर्ट नहीं करी। पाकिस्तान को फिर भी 3-4 मुल्कों ने सपोर्ट करी। चाइना ने करी, अजरबैजान ने करी, टर्की ने करी। हमें एक भी कंट्री ने खुल के सपोर्ट नहीं करी। हमारे फेवर में कोई बयान नहीं आया। तो हमने क्या पाया उस युद्ध से? तो इस तरह की चीजों से हमें गुरेज करना चाहिए। पिछले कुछ जमाने से हमारे कसूर क्या अब कि हमने जो है ना, ये हमारे जो, हम अपने आप को विश्व गुरु समझने लग गए थे पिछले 10-12 सालों से। जैसे हमारी तरक्की हुई, हमारे लोग दुनिया में छा गए, तो हमें लगा कि अब हम विश्व गुरु बन गए। तो उस चीज ने भी हम एरोगेंट हो गए थे। और इंडिया का यूथ, सुनो, हम इस टाइम विक्टिम हैं। हम दुनिया में हेट के विक्टिम हैं इंडियंस। मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो चुका है पूरी दुनिया में इंडियंस के खिलाफ। ठीक है, ये अभी शुरू है। अच्छा, ये खतरनाक सिचुएशन अख्तियार करने लग गया है। तो जो यूथ है इंडिया का, वो जाने अनजाने में ऐसी हेट वीडियोस यूएसए के खिलाफ बनाना शुरू कर चुका है। मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूं। मैंने एक वीडियो का जिक्र किया था, सागर सिन्हा साहब अमेरिका के बारे में उन्होंने बोला, जो भी बोला, झूठ बोला, जैसे भी बोला। तो दोस्तों क्या हो रहा है? हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से होगी? अमेरिका चाइना से लड़ाई, मुस्लिम वर्ल्ड में हमने वैसे दुश्मनी ले ली, तो कहां जाएंगे हम? क्या भविष्य है? एक न्यूयॉर्क टाइम्स में ना
आर्टिकल आया रिसेंटली, तो आर्टिकल आया वो इंडिया की फेवर में था। H1B वीज़ा वाले जो है ना, आपको शायद पता हो कि H1B वीज़ा वाले जितने भी लोग अमेरिका से इंडिया में या यूरोप में कहीं भी गए हुए थे छुट्टी पे, यहाँ से 15-20 दिन की 25 दिन की छुट्टी मिलती है उनको, शादी के लिए किसी के लिए भी इंडिया जाते थे वो छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो जो वहाँ गए तो उनको वापसी पे स्टैंप करानी पड़ती है एम्बेसी से, ठीक है, H1B वीज़ा वालों के लिए, उनके पास ग्रीन कार्ड तो होता नहीं है। तो भैया वो सारे वहीं पे लटक गए, उनकी सारी जो इंटरव्यूज है ना अगले 4 महीने मार्च तक तो सारी रोक दी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और किसी की 20 दिन की छुट्टी थी, किसी दिन 25 की, जो इंडिया है इंडिया ही फंस गए, क्योंकि उनकी छुट्टी तो एक्सटेंड होनी नहीं, यहाँ पे 4 महीने तो यहाँ पे कोई कंपनी उनकी नौकरी की वेट नहीं करेगी, उनके यहाँ पे घर हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कारें खड़ी हुई हैं घर पे, वो स्ट्रक हो गए इंडिया में 4 महीने के लिए। अब दोबारा उनको जॉब यहाँ पे मिले ना मिले 4 महीने के बाद कोई, तो वो वहां पे ही फंस गए। उस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें ये बताया कि कैसे बेचारे इंडियंस जो हैं अपने घरों में जाके वहां पे स्ट्रक हो गए हैं, अटक गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हैरान हो गया आप, ये एक सिंपैथेटिक था कि उनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए थी कि उनके परिवार, उनके घर बेचारे परेशानी में हैं वो सब लोग, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट्स थे, हजारों कमेंट्स, शायद एक भी कमेंट उनकी सिंपैथी में इंडिया के फेवर में नहीं था, सारे कमेंट्स इंडिया के खिलाफ थे। तो ये क्या हो रहा है? एक हमारे जो इंडिया के पॉलिटिशियन हैं, मुझे उनका नाम भूल रहा है, तो उन्होंने एक उसके ऊपर कमेंट किया सिंपैथी का, उसके अलावा लेकिन उसके नीचे फिर लोगों ने उसके खिलाफ, तो इतने ज़्यादा कमेंट्स थे कि आपकी आत्मा हिल जाती है कि यार इतनी नफरत इंडिया के बारे में लोगों को हो चुकी है और ये बढ़ती जाएगी। तो उनको ये अब डर लगने लग गया, जैसे जो आपको मैंने बताई कैंप ऑफ द सेंट्स की बुक है, उसको जो प्रचलित हो रहे, उनको ये लगता है कि ये लोग आके यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे। पहले जो ये इनकी फीलिंग्स होती है ना मुस्लिम्स के प्रति, या एक और कम्युनिटी अमेरिका में है, अफ्रीकन लोग हैं, उनके खिलाफ कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, वो डोमिनेट ना कर जाएं, उनसे हटके अब ध्यान इंडियंस की तरफ हो गया कि भैया ये हमारे को अंडरमाइन कर देंगे, डोमिनेट कर जाएंगे और वाइट्स के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये डर जो इनके दिमाग में कि रिप्लेस कर देंगे ये हमें, तो इसीलिए इमिग्रेशन की पॉलिसीज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की इंडिया के खिलाफ इन पर्टिकुलर हो गई है और आने वाले वक्त में और भी होगी। तो हम देखो, अगर तो हो ना इंडिया का यूथ जैसे एंटी अमेरिका वीडियोस बनाने लग जाए, तो भैया उससे हम क्या करेंगे, अपना केस हम खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपसे 10 गुना पावरफुल मुल्क है, उसके साथ आप लड़ तो सकते नहीं। $135 बिलियन रेमिटेंस है बाहर वाले लोगों की, इंडियंस की बैक होम इंडिया में, तो $800 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से लगभग 70-80 बिलियन के करीब अमेरिका में है। तो $35 बिलियन साल का अमेरिका में इंडियन लोग जो हैं वापस इंडिया भेजते हैं, $35 बिलियन। तो ट्रंप साहब को किसी ने बता दिया, तो उनको अब ये चिढ़ हो गई है कि भैया यहां पे इंडियंस आके अच्छी जॉब्स, अच्छी सैलरीज, अच्छा पैसा कमाते हैं और वापस इंडिया में भेजते हैं पैसा। तो उसको अब ये नजर आ गया, तो अब वो कहता है कि यार भगाओ इनको। H1B वीजे वाले अच्छी सैलरियां लेते हैं, घर पैसा भेजते हैं, $35 बिलियन साल का यहां से जाता है इंडिया को, तो उसको ये भी अब परेशानी हो गई है कि क्यों ऐसा। तो वो एक अलग टॉपिक है कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। ट्रंप साहब के दिल में अब इंडिया के साथ दो हाथ करने का इरादा कर लिया इसने। ट्रेड डील नहीं हो रही इंडिया के साथ,
अब लोग कहते स्टॉक मार्केट, और भैया स्टॉक मार्केट कैसे भागेगी? हम जो इन्वेस्टर होता है ना, वो फ्यूचर देखता है। 8% ग्रोथ इंडिया की हुई जी, हमारी स्टॉक मार्केट तेज होनी चाहिए। और भैया वो देखते हैं फ्यूचर, पुरानी बातों को कोई नहीं देखता कि कल क्या हुआ था, वो देखते हैं आने वाले। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर लुकिंग होती है, ये आपको सबको पहला लेसन है स्टॉक मार्केट का। फ्यूचर लुकिंग होती है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो आने वाले वक्त में जो लग रहा है कि मास माइग्रेशन बैक टू इंडिया होगी। जो कच्चे पक्के लोग हैं पहले उनसे शुरुआत होगी, उनको निकाला जाएगा। सच पूछो तो मुझे 25 साल यहां पे रहते हुए हो गए, पहली बार मुझे फिक्र हुआ है कि हम दिखने में तो अपनी शक्ल तो चेंज नहीं कर सकते। हम अगर बाहर सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, तो लोगों की नजरें, क्योंकि सब लोग अब इंडियंस के खिलाफ हो गए हैं। जो अगर 20% लोग भी हो गए हैं, कल को 30 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, तो हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, हम वॉलमार्ट पे सामान लेने जाएंगे, वो हमें ऐसे देखेगा कि इंडियंस हैं, ये लोग हैं जो हमारी नौकरियां खा गए, हमारे से पैसा लेके वापस इंडिया भेजते हैं और गंदगी में रहते हैं, स्मेल आती है इनसे। तो ये हमारी कमियां जो है ना, वो दबी हुई थी। हमारे बिहेवियर्स, हमारी गंदगी, हमारा ये सब कुछ ये दबा हुआ था। अब जब ये एक बार पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है, तो ये चीजें सारी बाहर आई हैं। अब हमें दोस्तों करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर जी, बहुत उनकी तारीफ लोग करते हैं, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, कैसी है, आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारा किसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, पड़ोसियों के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना लंका के साथ, ना बांग्लादेश के साथ, नेपाल भी आंखें दिखाता है, ना चाइना के साथ, आसपास देख लो किसी के साथ। तो दोस्तों अब वक्त ऐसा आया कि सिर जोड़कर बैठना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे मिलके। यहां पे जो बड़े बड़े इंडियंस के लीडर्स हैं, कनाडा में हैं, यहां पे हैं, उनके साथ बैठ के, ना कि अब अभी एक बात मेरे ध्यान में आई कि इंडिया में बहुत सी पोस्ट शुरू हुई जब कनाडा में एक खालिस्तानी का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। इंडिया में सरेआम लोगों ने, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हमारा हाथ है, यहां पे लोगों की आवाज थी कि इंडिया ने करवाया। सच है झूठ है मुझे नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, लेकिन इंडिया की पोस्ट लोगों ने ट्विटर पे इधर उधर उधर इस तरह से हुआ, देखा हमने ये कर दिया, हमने उसको ये कर दिया। तो भैया हमें उसका फायदा नहीं हुआ ये क्लेम करने से कि हमने ये किया है, ठीक है ना। उससे जो लोग हमारे खिलाफ हैं उनको और ताकत मिली है। तो दोस्तों बात को जितना मर्जी लंबा कर दो, बहुत सी बातें हैं, किसी और वीडियो में फिर से बात करेंगे, लेकिन आज की डेट में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारा हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। क्या हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग हैं कि दुनिया के साथ हम पंगा ले लें? कुछ तो दोस्त बना लें, तभी तो, मतलब अपने साथ कुछ को तो मिला लें, तभी तो बड़ी किसी ताकत के साथ हम दो दो हाथ कर सकते हैं। लड़ाई तो फाइनेंशियल है, तो वो नजर आ रही है कि क्या होने वाला है। और फाइनेंशियल की जहां तक बात है कि जी हमारे पास इतने बिलियंस का, ट्रिलियन का सोना पड़ा हुआ है, उसका क्या फायदा? अगर आपके घर में बंदूक पड़ी हुई है, गोलियां पड़ी हुई हैं, और दुश्मन आके आपको ठिकाने लगा देता है, मार देता है, आपसे झगड़ा करता है, आपको पिटाई कर देता है, और आप अपनी वो बंदूक नहीं यूज करते, तो उस बंदूक का फायदा क्या है? मतलब सोने की बात कर रहा हूं मैं, सोना जो पड़ा हुआ है उसका फायदा क्या है? हम उसको बेचते तो है नहीं। धार्मिक स्थलों में कमरे भरे पड़े हैं सोने के, फायदा? या तो उसको बाजार में बेचो, उसके पैसे लो, पैसों के साथ ग्रो करो।
कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, लोगों की जिंदगी सुधारो। उस पैसे का क्या फायदा? आपके घर में पानी की टंकी भरी हो, आप उसमें से निकाल ही नहीं सकते, प्यासे मर जाओगे। भाई मैं तो प्यासा हूं लेकिन मैं पानी नहीं निकालूंगा वहां से। वो तो हालात है हमारे। तो वो डेड मनी है। गोल्ड जितना भी इंडिया में है, किसी लेडी को भी गोल्ड निकाल के 2 लाख का हो जाए, 4 लाख का हो जाए, 5 लाख का हो जाए तोला, कोई इंडिया में गोल्ड नहीं निकाल के बेचेगा, और बल्कि खरीदेंगे। अब अक्टूबर में इंडिया की इंपोर्ट कितने बिलियन डॉलर्स का सोना इंपोर्ट हो गया अक्टूबर में, इतने हाई प्राइस के ऊपर भी। तो मिट्टी है ये गोल्ड। इंडिया में जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ सारा मिट्टी है और कभी इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? या तो गवर्नमेंट सख्त आए कि भैया निकालो गोल्ड, अपना सारा निकालो गोल्ड और गवर्नमेंट को दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सोने को इस्तेमाल करे, पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करे, उनको डेवलपमेंट में खर्च कर दे, अपने देश की फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ में स्पेंड कर दे। लेकिन वो सोना तो मिट्टी है भैया। तो समझो मेरे दोस्तों, समझो, बहुत ही गंभीर स्थिति होने वाली है और मिल बैठकर सबको हमें इसका जो सॉल्यूशन है, जोश से नहीं होश से, चाणक्य वाली नीति अपना के कुछ बैठ के तो हमें इस मसले से बाहर निकलना है, वरना ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे अगर हम ध्यान से नहीं चलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो ये नफरत है ना, एक बार इंडियंस के प्रति नफरत जो शुरू हो गई तो ये एक जनरेशन पूरी की पूरी, उस जनरेशन वो भूलती नहीं है। अब जितना मर्जी आप साफ होकर दिखा दो, उनको हाथ धो के भी मैंने खाना बनाया था, और भैया अगर दिमाग में मेरे आ गया कि ये इस होटल में गंदा खाना बनता है, चूहे हैं इनके पीछे खाने में, तो मैं उस होटल से खाना नहीं खाऊंगा। जितनी मर्जी मुझे बता दें वो कि नहीं जी नहीं, अब हमने ठीक कर दिया, चूहे मार दिए हमने, हम साफ हाथ धो के बनाते। लेकिन एक बार दिल में तो पूरी जनरेशन जो है ना, वेस्टर्न जनरेशन जो इंडिया के खिलाफ मन बना चुकी है, तो पूरी जनरेशन जो है उसके 30 40 50 साल, ये मुश्किल नहीं होता चेंज करना। इसको चेंज करना मुश्किल नहीं होता। मैं कहता हूं पाकिस्तान ने अपना इमेज बेटर किया है पिछले कुछ सालों में। अब पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ हमें बातें सुनने में दुनिया में मिलती थी, अब कम हो गई हैं। पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने लगा है। हम इस मामले में उलट चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने 4 जहाज भेज के वहां पे कुछ उड़ा दिया, उनके कुछ अड्डे उड़ा दिए तो हम शेर हो गए। भैया दुनिया का ओपिनियन देखो किधर जा रहा है। दुनिया का ओपिनियन मैटर करता है। हमें दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ व्यापार करना है, दुनिया के साथ काम करना है, दुनिया के साथ बिजनेस करना है, अपना माल बना के दुनिया को देना है। कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं बना पाए जो दुनिया हमारे बगैर मर जाए कि भैया इंडिया से अगर नाराज़गी लेंगे तो फलां चीज़ हमारी इंडिया से नहीं आएगी। इंडिया को तो है कि भैया अगर अमेरिका से पंगा लिया तो स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका के पास है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के पास है, गूगल के बगैर इंडिया नहीं चल सकती, व्हाट्सएप के बगैर इंडिया नहीं चल सकता। ये सारी चीज़ें अमेरिका की हैं। तो हमारे इंडियंस के लिए तो मजबूरी है ना अमेरिका, लेकिन अमेरिका के लिए या चाइना के लिए इंडिया मजबूरी नहीं है। या तो हम इतने अपने आप को ताकतवर बना लें, इतनी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू कर दें कि दुनिया हमारे बगैर जी ना पाए, हमारे प्रोडक्ट्स के बगैर। ऐसा तो है नहीं। उसके लिए तो हमें अभी पता नहीं कितने साल और लगेंगे। तो दोस्तों कुछ बातें आपको मुझे पता अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन दर्द होता है दिल में। और जो हम तो देखो कुछ सालों के बाद चले जाएंगे इस दुनिया से। जो यूथ है इंडिया का, 18-20 साल के जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में अगर आप ये डालते रहोगे कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, उनके खिलाफ वीडियोस बनानी ये शुरू करेंगे, ये है वो है, तो भैया उनको सारी ज़िंदगी मुश्किल में गुजारनी पड़ेगी। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि इतनी ताकत तो अभी अमेरिका में है कि वो इंडिया की इकॉनमी के ऊपर नेगेटिव असर डाल सकता है। तो अब मुझे समझ में आने लगा कि इंडिया की स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चल पा रही, FIIs क्यों भाग रहे हैं।
तो उनको भविष्य जो है ना कुछ नज़र आ रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ना उसको हमें गवर्नमेंट के लेवल पे कूटनीतिज्ञता से उसका सलूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप भी सोचिए, कमेंट्स करिए नीचे, बताइए मुझे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। जो एज एन इंडियन हमारी बुराइयां हैं हम उनको ना करें। बाहर जाते हैं तो हम वो हरकतें ना करें जिन हरकतों के कारण इंडियंस जो है ना वो बदनाम होते हैं। वो काम हम ना करें। और विदेश से कोई मेहमान आए इंडिया में तो उसको मत लूटो। कोई लड़की आ जाए तो उसको इज्जत दो। तो ये तो कम से कम हम कर सकते हैं। और अपने घर में, गली में, मोहल्ले में सफाइयां रखें हम। हमारे तो धर्म भी यही बताते हैं सारे कि सफाई रखनी बहुत जरूरी है। तो हम कहां सफाइयां गलियों मोहल्लों में रख रहे हैं। कितना कूड़ा करकट गंद पड़ा होता है यार। मक्खियां, मच्छर, पोल्यूशन, हर तरह का बुरा हाल हो रखा है। तो हम अगर हर आदमी अपनी गली मोहल्ले को साफ करना शुरू कर दे, प्रण ले ले कि भैया मैंने अपने घर के आसपास की सफा रखना है, दूसरा वाला वो अपने घर को साफ रखे, बाहर गली में मोहल्ले में मिल के, करोड़ों करोड़ों के घर हैं लोगों के, लेकिन बाहर गली में क्या गंद मचा हुआ है। 10-10, 20-20 हज़ार डाल के अब इकट्ठा करके पूरी गली को साफ करा दो। कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं गली में, काटने को दौड़ रहे हैं कुत्ते, कई लोगों कुत्तों से कटते हैं बेचारे। तो भैया सुधरना पड़ेगा हमें, वरना मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद।